नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भव्य पोर्टल के बारे में। जब भी कोई नया टॉपिक आता है तो मुझे तो बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे एक कंटेंट मिल जाता है और उस कंटेंट के सहारे हम नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बातचीत करते हैं और फिर हमारे कुछ नए लोग हमारे कम्युनिटी में जुड़ते हैं। तो बहुत सारी बातें का वहाँ पे आदान प्रदान होता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको वह भव्य पोर्टल के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे कि आखिर भव्य पोर्टल को क्यों लाया गया, जबकि पहले से भी कई पोर्टल कार्य कर रहे हैं। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई भव्य पोर्टल के बारे में और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं, उन सभी मॉड्यूल को हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम इस पे कई सारे वीडियो को आने वाले दिनों में आपको बताएंगे और सभी कंपोनेंट को हम इसमें एकदम अलग अलग से वीडियो इस पे शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप उम्मीद करेंगे कि आपको मेरा जो वीडियो होगा वो काफ़ी आप पसंद करेंगे। पहले भी आपके द्वारा मेरे पिछले कई वीडियो को पसंद किए गए हैं। तो चलिए हम लोग फिर इस भव्य के बारे में जानते हैं। तो फिर एक रिक्वेस्ट होगी आप सबों से कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो फिर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनिए। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आसपास में कई सारे साउंड चल रहे हैं, तो कृपया उस पर ध्यान नहीं देंगे और मेरी बातों पे ध्यान देंगे। और एक एक चीज़ समझिए, हम छोटे छोटे वीडियो में आपको बहुत सारे चीज़ को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि आखिर भव्य क्या होता है, कैसे इसमें जो पेशेंट फ्लो है या फिर कैसे वो डाटा का फ्लो होता है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में। इस सभी बातों को हम लोग एक एक करके इसमें देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो भव्य का जो फुल फॉर्म पहले भी आप जान रहे हैं कि बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। इसके बारे में हम एक वीडियो अपने चैनल पे पहले भी डाल चुके हैं, तो आप रेफरेंस के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन ये भव्य पोर्टल जो है आपका, इसमें आज हम इसका जो पहला इंटरफेस है, जब आप लॉगिन कीजिएगा तो पहला इंटरफेस जो है हम वो आपको दिखा रहे हैं कि इसमें देखिए कि कितना सारा मॉड्यूल है। तो चलिए पहला जो मॉड्यूल यहाँ पे आता है वो है ओपीडी का मॉड्यूल, ठीक है। फिर दूसरा जो मॉड्यूल आएगा, इसमें ओपीडी के अंदर भी बहुत सारा सब मॉड्यूल होगा, ठीक है। फिर पेशेंट मैनेजमेंट होगा, एमसीएच होगा, पेडिट्रिक होगा, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी होगा, सर्जरी होगा, फार्मेसी होगा, लैब होगा, रेडियोलॉजी होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, आईपीडी मैनेजमेंट होगा, डायलिसिस मैनेजमेंट होगा, लाइन एंड लॉन्ड्री मैनेजमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट होगा, इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होगा, कम्युनिकेशन होगा और फिर इस पे जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, ये सारा मॉड्यूल आपका इस भव्य का जो पहला इंटरफेस है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं कि जो पहला मॉड्यूल है वो है ओपीडी मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इसी डैशबोर्ड में जो अभी आप पहला फर्स्ट इंटरफेस देख रहे हैं भव्य पोर्टल का, तो देख रहे हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल है, अलग अलग मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे जो है पार्ट हैं उनके किए हुए। तो सभी मॉड्यूल को एकीकृत किया जाता है, मतलब हुआ कि इंटीग्रेटेड। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी मॉड्यूल को जोड़ दिया जाता है एक साथ। तो यहाँ पे एक होता है आपका हॉस्पिटल का कंसेप्ट। अब आप एक खुद सोचिए कि एक हॉस्पिटल है तो उसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल आ सकता है। ओपीडी हो सकता है, एमसीएच विंग है, पेशेंट मैनेजमेंट है, इमरजेंसी है, फार्मेसी है, लैब है।
तो ये सभी मॉड्यूल को एकीकृत कर दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाता है जहाँ पे सारा जो डाटा का आदान प्रदान होगा वो डिजिटाइज होगा। ठीक है, मतलब सारा एकदम सिस्टमेटिक वे में डिजिटाइज होगा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं जो कंसेप्ट चल रहा है डिजिटल इंडिया का। तो हर चीज़ जो है अब आपके हॉस्पिटल में जो पेपर का कंसेप्ट था, जैसे कोई भी पेशेंट आया ओपीडी में, तो ओपीडी में हम लोग क्या देते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्लिप देते थे। अब कल के डेट में यदि मान लीजिए कि उस पेशेंट का वो स्लिप खो जाए और यदि वो पेशेंट दोबारा आपके यहाँ आता है, तो क्या आप सोचिए खुद कि क्या उस पेशेंट का रिकॉर्ड आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने पिछले महीने उसको क्या डायग्नोस किया था, किस तरह का उसका ट्रीटमेंट किया गया था। तो किसी भी तरह का लेखा जोखा जो है वो नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसी चीज़ को यदि हम लोग डिजिटाइज कर देते हैं, एक पेशेंट आता है आपके हॉस्पिटल में, आप उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है कि उस पेशेंट का डाटा, और रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या करते हैं आप यहाँ पे देखिए कि ओपीडी के अंदर पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, पहला रजिस्ट्रेशन हो गया। दूसरा देखिए शेयर्ड आभा प्रोफाइल, आप क्या करते हैं पेशेंट से आभा प्रोफाइल शेयरिंग करते हैं, यानी आभा प्रोफाइल उनका लेते हैं, आभा आईडी लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद वो डाटा जो आपका फ्लो होता है वो चला जाता है नर्स ओपीडी क्यू में। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जब आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है तो क्या किया जाता है, डायरेक्ट आपको डॉक्टर के पास भेजा जाता है? नहीं, आपको भेजा जाता है पहले किसी जहाँ पे 2-3 एनएम बैठी हुई हैं, एक ऐसा काउंटर जहाँ पे 2-3 स्टाफ हैं जो आपका हाइट, वेट, बीपी आपसे पूछा जाता है। प्री स्क्रीनिंग फॉर्म होता है वो भरना रहता है। वो करने के बाद आप फिर क्यू में रहते हैं, यानी कि वेटिंग में रहते हैं। तब जाके आपको डॉक्टर का क्यू के अनुसार आपको फिर डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो भी फ्लो हुआ है अभी आपका पेशेंट रजिस्ट्रेशन से नर्स ओपीडी क्यू में आते हैं आप, फिर नर्स ओपीडी क्यू से जब नर्स के द्वारा सारा चीज़ स्क्रीनिंग कर दिया जाता है, हम एक एक मॉड्यूल को इंडिविजुअल करके आपको वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो नर्स ओपीडी क्यू से वो डाटा आपको कहाँ आ जाएगा, डॉक्टर ओपीडी क्यू में। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो डॉक्टर साहब जो भी उनको ट्रीटमेंट डायग्नोस करते हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज़ ऑनलाइन होगा, पेपर का कहीं पे कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब वो फ्लो आपका कहाँ चला जाएगा, हो सकता है डॉक्टर साहब उस पेशेंट को डायग्नोस किए कि उनको जो है क्या करना है, लैब टेस्ट करना है। तो वही डाटा जो आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन हुआ था और वही डाटा आपको रिफ्लेक्ट हुआ था नर्स ओपीडी क्यू में, वही डाटा आपका रिफ्लेक्ट हुआ था डॉक्टर ओपीडी क्यू में। तो जब डॉक्टर साहब उस पेशेंट को कोई लैब लिखते हैं कि लैब टेस्ट आपको करवाना है, तो वही डाटा आपको कहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेगा, लैब वाले मॉड्यूल में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, वहाँ पे आ जाएगा वो डाटा। अब वहाँ से लैब टेक्नीशियन क्या करेंगे, जो भी टेस्ट उनका होता है वो सभी को उनका जो अपना मॉड्यूल है वहाँ पे वो सारा टेस्ट करने के बाद सभी रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। तो वो अपलोड करने के बाद फिर वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, वो रिपोर्ट डॉक्टर साहब के आईडी में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, यानी डॉक्टर साहब वहीं से वो सारा रिपोर्ट को देख सकते हैं। फिर यदि कोई मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आपका फार्मेसी वाले में चला जाएगा, जहाँ पे ऑपरेटर क्या करता है, फार्मेसी वाले में उनको मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होगा ये सारा एकदम डिजिटल फॉर्म में होगा, कहीं पे पेपर का कोई लेन देन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ही कंसेप्ट है आपका भव्या पोर्टल का, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म ये दे रहा है डाटा फ्लो का बिटवीन वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल, यानी कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में। ठीक है, तो जितना भी मॉड्यूल आप देख रहे हैं सबका इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि हर विंग में अलग अलग ऑपरेटर दिया जाए, क्योंकि हर चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई एएनएम को यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि आपको एमसीएच विंग का सारा डाटा जो है मेंटेन करना है,
तो वो कर पाए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि MCH विंग के लिए एक अलग ऑपरेटर हो, पेडियाट्रिक वार्ड के लिए एक अलग ऑपरेटर हो, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के लिए अलग ऑपरेटर हो। तो हर डिपार्टमेंट के लिए जब तक ऑपरेटर नहीं आता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा किसी। अभी तो पर्टिकुलर चूंकि सभी लोगों का ट्रेनिंग हो रहा है, तो हर जितने भी मॉड्यूल हैं, जैसे लेबर रूम जो MCH के अंदर आता है, तो वहाँ पे हो सकता है किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दिया जाए। OPD में किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि वहाँ का जितना भी डाटा फ्लो होता है। लैब में जो टेक्नीशियन है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है। फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट हैं या जो स्टोर कीपर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है कि इसलिए सभी लोगों का HPR ID लिया जा रहा है और सभी का यूज़र ID क्रिएट किया जाएगा। तो HPR ID का अभी एक क्वेश्चन हमारे ही एक साथी ने पूछा था कि HPR ID हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो HPR ID का यूज आपको नहीं करना है, वो आप अपने ट्रेनर को दे देंगे। वो जो भी स्टेट लेवल से है वहाँ से क्या करेंगे, आपका ID क्रिएट करेंगे, ताकि आप उस HPR ID के द्वारा पर्टिकुलर, हमने आपको स्टार्टिंग में भी HPR ID के वीडियो में बताया था कि HPR ID क्या करता है, एक रास्ता आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज तक पहुँच सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय जो है हम भव्य के बारे में जो बताएंगे, हमारे दूसरे पार्ट में हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। OPD में पेशेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज हम एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे थे भव्य पोर्टल के बारे में कि आखिर इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आखिर क्या है ये भव्य। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो कृपया करके, हमने पहले भी बोला था कि कंजूसी मत कीजिएगा कमेंट करने में। जहाँ पे भी दिक्कत हो आप हमसे पूछिएगा, हम आपके सामने आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर हम आपको कम से कम 10 वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे भव्य के बारे में। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।